वी विल कंटिन्यू विथ ऑप्टिक्स। अगर आपको याद है कल हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, तो जस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट रिवीजन, optics is the science of light. Everything related to light, all the phenomena related to light will be studied under optics, correct? So optics मतलब it is the science of light. फिर हमने ये देखा था what is nature of light. Light is electromagnetic radiation. लाइट कभी वेव जैसा बिहेव करता है, कभी पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो जब लाइट का वेव बिहेवियर है तब उसका पार्टिकल बिहेवियर नहीं है, जब उसका पार्टिकल बिहेवियर है तब उसका वेव बिहेवियर नहीं है। ये लाइट का वेव बिहेवियर ऐसे कुछ ऑब्जर्व फेनोमेना है, जैसे कि इंटरफेरेंस। मैंने कल बताया था इंटरफेरेंस क्या होता है। हमारे पास जब दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, टू सोर्सेज ऑफ लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज, ये एक ही स्क्रीन पे एक साथ पहुंच गया, तो क्या होता है? अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड, इसको क्या बोलते हो? इंटरफेरेंस। और एक चीज बताई थी मैंने, डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे फेनोमेना ये प्रूव करते हैं कि लाइट क्या है? लाइट है वेव। क्या है? लाइट वेव। और ऐसे कुछ ऑब्जर्व फेनोमेना है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब एक सरफेस पे फोटोन इमिट हुआ और वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, ये ऑब्जर्व फेनोमेना हमको बताता है कि लाइट क्या है? पार्टिकल। तो लाइट कभी वेव जैसा बिहेव करता है और लाइट कभी पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो बेसिक नेचर ऑफ लाइट में आपको ये पता होना चाहिए, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को भी परपेंडिकुलर है। फिर हमने देखा था अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। एक सोर्स में से एनर्जी इमिट हो रहा है, एनर्जी मतलब लाइट इमिट हो रहा है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ propagation of energy from a source of light is called as ray of light. Ray of light मतलब क्या? डायरेक्शन। डन। डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। तो देर आर सम फेनामेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये जो फेनामेना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारे के सारे डील करते हैं ओनली विथ रे ऑफ लाइट, मतलब ओनली विथ डायरेक्शन। लाइट कितने एंगल पे आया, कितने एंगल पे गया, दैट्स इट। हम यहाँ पे एनर्जी की बात ही नहीं करते। तो जो जो फेनामेना सिर्फ डायरेक्शन के साथ रिलेटेड है उसको किसमें स्टडी करोगे? रे ऑप्टिक्स। ऑल द फेनामेना ऑफ लाइट रिलेटेड ओनली विथ डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल इज कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। हमारा फोकस इस चैप्टर में रे ऑप्टिक्स पे ही है। तो टोटल लाइट से रिलेटेड जितने भी फेनामेना है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक है रे ऑप्टिक्स, जिसमें आप सिर्फ डायरेक्शन की बात करोगे, दैट्स इट, डन। कितने एंगल पे आया, कितने एंगल पे गया, डन। दूसरा फेनामेना था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जिसमें आप एनर्जी की बात करते हो, क्योंकि वेव के पास क्या है? एनर्जी। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो सारा स्टडी होगा वेव ऑप्टिक्स में। और जहां पे ना रे ऑप्टिक्स ना वेव ऑप्टिक्स दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटॉन्स आए, एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुए, वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, ये ना रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन कर सकता है ना ये वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन कर सकता है। तो जहां पे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों ही फेल हो गए, वहां पे तीसरा कैटेगरी आता है, इसको आप बोलते हो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो टोटल लाइट के तीन नेचर है, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स, एक है पार्टिकल नेचर। यहाँ तक क्लियर? हमारा इस चैप्टर में फोकस है ओनली ऑन रे ऑप्टिक्स, करेक्ट? तो वी विल स्टार्ट विथ द रियल थ्योरी। तो कल हमने जो कुछ भी देखा वो था इंट्रोडक्शन। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ रे, और इसको और एक नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके,
तो ऐसा समझ लो कि इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ही ये है। तो पहला लेक्चर सिर्फ इसलिए होता है सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड पार्टिकल नेचर। रे ऑप्टिक्स हमको 11th में कवर करना है, वेव ऑप्टिक्स और पार्टिकल नेचर ये 12th में आएगा। तो हमारा पूरा फोकस होगा सिर्फ रे ऑप्टिक्स पे। जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, अब रे ऑप्टिक्स में करना क्या है पहले वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिरर है, ये हमारे रियल लाइफ से बहुत रिलेटेड टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। हमारे पास एक मिरर है, रोज सुबह हम उठते हैं मिरर के सामने खड़े रहते हैं, देखते हैं कैसे दिख रहे हैं, फिर बाल बनाने हैं, ये है वो है, मतलब यू आर एक्चुअली लुकिंग एट योर इमेज। तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, इमेज का नेचर क्या है। नेचर मतलब जितना आपका साइज है उतना ही इमेज बना, कि उससे छोटा बना, कि उससे बड़ा बना, ऐसा भी होता है। अगर आप किसी म्यूजियम में गए होंगे तो बहुत सारे म्यूजियम में आप देखोगे अलग अलग टाइप के मिरर होते हैं। कहीं पे इमेज आपका आपकी साइज से बड़ा बनता है, कहीं पे आपकी साइज से छोटा बनता है, कहीं पे आप मिरर के पास में खड़े हो लेकिन इमेज आपको दूर दिखता है। राइट, करेक्ट। तो रे ऑप्टिक्स में नॉर्मली हमको स्टडी क्या करना है, हमको स्टडी करना है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर। पहले टाइप ऑफ मिरर है प्लेन मिरर। प्लेन, स्ट्रेट फ्लैट सरफेस, जो आपके घर में यूज करते हो ना घर में, प्लेन मिरर होता है, फ्लैट होता है। फिर आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर भी यूज करते हो। कॉनकेव मिरर कहाँ यूज करते हो पता है? आपकी गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, राइट, वो कर्व्ड मिरर होता है, वो बाद में हम देखेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में हमको बेसिकली डील किसके साथ करना है, हमको देखना है इमेज किस टाइप का बना, नेचर ऑफ इमेज क्या है। नेचर का और एक मतलब है, बहुत बार क्या होता है, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट, एक एरो हेड है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने जब इसको मिरर के सामने रख दिया तो इसका जो इमेज बना वो बना उल्टा। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। हो सकता है उल्टा इमेज बने, राइट, करेक्ट। और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसका इमेज इसके एक्चुअल साइज से छोटा बने, हो सकता है। हो सकता है इसका इमेज इसके एक्चुअल साइज से बड़ा बनेगा, ये भी हो सकता है, राइट। तो रे ऑप्टिक्स मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमको ये देखना है कि इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये भी है कि हमारे पास मिरर है, मिरर 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 के पास में हमने एक रख दिया ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, इसका बन गया इमेज। अब इसमें भी दो केस है, या तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगा। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हो आप रियल इमेज। क्या बोलते हो? रियल इमेज। रियल इमेज इन केस ऑफ मिरर, लेंस में उल्टा डेफिनेशन है उसका, राइट। तो किसी किसी मिरर के केस में जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज बन गया। किसी किसी मिरर में उल्टा है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में क्या बना, इमेज, राइट। अब मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोट करते हैं यू से। इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस था, इसको हम डिनोट करते हैं वी से, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, राइट। कभी कभी इन सम केसेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर मिरर से 2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कितने पे है, 2 सेंटीमीटर पे। तो अगेन ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ, टाइप ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये सब, डिस्टेंस कितना, नेचर क्या, साइज कितना, ये सारा का सारा हमको सीखना है रे ऑप्टिक्स में। लेकिन रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। 4 फंडामेंटल लॉज है, रूल्स है जो पता होना चाहिए। तो पूरा का पूरा थ्योरी, इस चैप्टर का पूरा थ्योरी, इट विल बी बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल लॉज। तो रे ऑप्टिक्स is based on 4 fundamental laws. कौन से 4 लॉ देखते हैं? 4
फंडामेंटल रूल्स, रूल्स को यहाँ बोलते हैं लॉ। यहाँ तक क्लियर? तो ओवरऑल रे ऑप्टिक्स में क्या सीखना है हमको? इमेज फॉर्मेशन। इमेज कौन कौन बनाएगा? मिरर बनाएगा। मिरर में भी दो टाइप आएंगे, एक्चुअली तीन टाइप आएंगे। पहला टाइप है प्लेन मिरर, दूसरा टाइप है कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर में दो टाइप है, एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। फिर आएगा इमेज फॉर्म बाय लेंस, क्योंकि हमने लेंस पहन के रखा है, बहुत सारे लोगों को चश्मा है यहाँ पे, जस्ट लाइक मी। तो लेंस भी क्या करता है? इमेज बनाता है, करेक्ट? तो लेंस का इमेज फॉर्मेशन, मिरर का इमेज फॉर्मेशन, ये सब हमको देखना है रे ऑप्टिक्स में। बट रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल लॉज। मतलब आप रे ऑप्टिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये 4 लॉ एप्लीकेबल रहेंगे बाय डिफॉल्ट। आप लिखो मत लिखो, ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, लाइट मतलब रे। लाइट को क्या बोलते हैं यहाँ पे? रे। रे of light always travels in a straight line in a homogeneous and isotropic medium। मैं बताऊंगा homogeneous मतलब क्या, isotropic मतलब क्या, पहले समझ लो। पहला रूल है ray of light always travels in a straight line, along a straight line, in a straight line, एक ही बात है, along a straight line, along a straight line in a homogeneous and isotropic medium। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, जब तक मीडियम चेंज नहीं होता, जब तक लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल लाइट एयर में ट्रेवल कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता रहेगा, उसका डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं होगा। तो रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस। कोई आपसे पूछेगा नहीं व्हाट इज होमोजेनियस, लेकिन पता होना चाहिए, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। आगे जाके भी ये वर्ड बार बार यूज होगा। होमोजेनियस मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जिसके प्रॉपर्टीज हर जगह पे सेम है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्लास का स्लैब लिया, क्योंकि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की जब बात करोगे तो ग्लास की तो बात होगी। रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? मिरर से। मिरर क्या होता है? ग्लास। तो ऐसा मीडियम जिसके प्रॉपर्टीज हर जगह पे सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्लास लिया, मैंने ग्लास का एक पोर्शन लिया, इस पोर्शन का जितना डेंसिटी है, व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे V वॉल्यूम में जितना मास है, उतना ही मास उतने वॉल्यूम में दूसरी जगह पे भी होगा। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ मतलब क्या? प्रॉपर्टी सेम एवरीवेयर। कौन सा प्रॉपर्टी? डेंसिटी, राइट? तो होमोजीनियस मतलब क्या? होमोजीनियस मीडियम इज अ मीडियम इन विच प्रॉपर्टीज रिमेन सेम एवरीवेयर। आप पूरे मटेरियल में कहीं पे भी देखो, हर जगह पे आपको डेंसिटी सेम मिलेगा। सिर्फ डेंसिटी नहीं, बाकी भी कुछ पैरामीटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बाकी क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, ये ग्लास है, आपको पता है ग्लास किससे बनता है? सैंड मतलब क्या? सिलिका, सिलिकेट होता है ना। तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे ग्लास बनाने के लिए इम्प्योरिटी भी डाला है, मतलब यहाँ पे छोटा इम्प्योरिटी है, सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। तो जितना इम्प्योरिटी एक रीजन में है, उतना ही इम्प्योरिटी दूसरे रीजन में होगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इज सेम एवरीवेयर। तो जब तक रे ऑफ लाइट एक ऐसे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है जो होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब उसके प्रॉपर्टी हर जगह पे सेम है, तब तक वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। तो ray of light always travels along a straight line in a homogeneous medium. What is homogeneous medium? Homogeneous medium is a medium in which homogeneous medium is a medium in which properties remain same everywhere. Properties like pressure,
लाइक कंपोजिशन मैंने अभी बताया, कंपोजिशन मतलब सिलिका के साथ और क्या क्या आपने इंक्लूड करा है हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा रिमेन्स सेम एवरीवेयर, रिमेन्स सेम एवरीवेयर। ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, आइसोट्रोपिक मतलब जब प्रॉपर्टीज रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब ऐसा है, हमारे पास एक मीडियम है, एक मीडियम है, इस मीडियम में मैं किसी भी डायरेक्शन में देखूं तो मुझे प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर रे ऑफ लाइट यहाँ ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्पीड अगर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे भी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी वही वैल्यू है। तो जब हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम हो उसको बोलते हो आइसोट्रोपिक, राइट। तो आइसोट्रोपिक मतलब प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, और होमोजेनियस मतलब प्रॉपर्टीज आर सेम एवरीवेयर, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। जब आप होमोजेनियस बोलते हो तो वो मीडियम का प्रॉपर्टी, उस पर्टिकुलर ग्लास में हर एक जगह पे प्रेशर सेम, कंपोजिशन सेम। जब मैं आइसोट्रोपिक की बात करता हूँ तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड सेम है, करेक्ट। तो आइसोट्रोपिक मतलब लाइट के लिए लाइट का स्पीड सेम होना, लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होना। लाइट मतलब एक्सटर्नल चीज है वो, और होमोजेनियस मतलब वो खुद मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ये डिफरेंस है दोनों में। यू नीड टू रिमेंबर, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक मीडियम क्या, आइसोट्रोपिक मीन्स isotropic medium is a medium in which what properties are same in all direction, in which properties are same in all directions। अब समझाने के लिए, आई नो ये दोनों इतने क्लोजली कनेक्टेड है कि कंफ्यूजन होता ही है। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि मीडियम होमोजेनियस नहीं है लेकिन आइसोट्रोपिक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने मटेरियल लिया, एक मटेरियल लिया, उसमें एक जगह पे डेंसिटी ज्यादा है, दूसरी जगह पे डेंसिटी कम है, राइट, राइट। लेकिन उस मीडियम में वो होमोजेनियस था क्या, फिर नहीं, लेकिन उस मीडियम में लाइट का स्पीड हर डायरेक्शन में सेम है, तो आइसोट्रोपिक है। यस, क्योंकि हर डायरेक्शन में सेम है। उल्टा भी हो सकता है, और मीडियम कैन बी होमोजेनियस बट कैन नॉट बी आइसोट्रोपिक, हो सकता है ऐसा, तो ये याद रखना। देन ये पहला प्रॉपर्टी था, ये पहला लॉ है। रे ऑप्टिक्स टोटल 4 लॉज पे बेस्ड है। नंबर वन, रे ऑफ लाइट विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तब तक इट विल कीप ट्रेवलिंग ऑन इन अ स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, अगर दो रे ऑफ लाइट दे इंटरसेक्ट, हो सकता है यहाँ पे एक लाइट का बल्ब था, यहाँ से एक रे इमिट हुआ, यहाँ पे दूसरा लाइट का बल्ब है, यहाँ से दूसरा रे इमिट हुआ, इन दोनों रेज ने एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट। बट व्हेन दे इंटरसेक्ट दे डू नॉट अफेक्ट पाथ ऑफ ईच अदर, करेक्ट। मतलब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा इवन आफ्टर इंटरसेक्शन। These two ray of light will still travel in the same direction. तो ये रूल नंबर 2, when two rays of light intersect they do not affect each other, right। तो ये important rule है, it is very very important, you need to understand this। नंबर 2 क्या बोलोगे यहाँ पे इसको, when two rays of light intersect each other, या फिर two intersecting rays do not affect each other, do not affect each other। Is that clear? Yes.
So two intersecting rays do not affect each other. दोनों एक दूसरे के पाथ को भी इफेक्ट नहीं करते और दोनों एक दूसरे के एनर्जी को भी इफेक्ट नहीं करते और दोनों एक दूसरे के वेवलेंथ को भी इफेक्ट नहीं करते और दोनों एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को भी इफेक्ट नहीं करते। इसलिए मैंने क्या लिखा, दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। नोट्स में भी नहीं लिखा होगा मैंने, दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर पाथ, हो सकता है, बट व्हेन दे इंटरसेक्ट दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर लिखना सफिशिएंट है। इफ यू वांट लिख देना टू इंटरसेक्टिंग रेज डू नॉट अफेक्ट ईच अदर पाथ, ठीक है, एक ही बात है। नंबर थ्री, लॉ नंबर 3 ये खुद एक लॉ है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस लॉ में दो लॉ और है। तो जो नंबर 3 है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ray of light obeys laws of reflection. Now what are these laws of reflection? बहुत simple, extremely simple. We will understand this with the help of an example. Imagine हमारे पास एक surface है, it is a reflecting surface. इस reflecting surface पे एक ray of light incident हुआ, then this is normal to the surface, okay, then यहाँ पे ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इन टोटल दो लॉ है। नंबर 1, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट, ये कौन सा रे है, और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, नॉर्मल। तो लॉ नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल कहाँ ड्रॉ किया, ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट कहाँ इंसिडेंस हुआ था, इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल कहाँ ड्रॉ किया, उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ वहां पे। हमने ऐसा तो नहीं किया ना, लाइट यहाँ इंसिडेंस हुआ, नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर रहे, ऐसा किया क्या हमने, नहीं। तो रिमेंबर, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या, अभी जब मैंने प्लेन बोला तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल सरफेस की बात कर रहे हैं। आपको पता है वी लिव इन 3 डायमेंशनल स्पेस, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। सपोज जो इंसिडेंट रे था वो एक्स वाई प्लेन में है, राइट, ये प्लेन, ये एक्स है और ये क्या है, वाई। जेड बोलना है, जेड बोल लो, डजंट मैटर, आपको जो अच्छा लगे वो बोल लो। ये एक्स एक्सिस है, इसको क्या बोलूं, वाई, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे कौन से प्लेन में है, एक्स वाई। तो रिफ्लेक्टेड रे कौन से प्लेन में है, एक्स वाई, और नॉर्मल कौन से प्लेन में है, एक्स वाई। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। So according to first law of reflection, the incident ray, the reflected ray and the normal कहाँ ड्रॉ किया, at the point of incidence, right, they lie in the same plane. तो ये नंबर 1, the incident ray, the reflected ray and the normal कहाँ ड्रॉ किया, नॉर्मल, and the normal drawn to the surface। कौन सा सरफेस था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, and the normal drawn to the reflecting surface at the point of incidence, reflecting surface आगे, at the point of incidence, lie in the same plane, यहाँ तक क्लियर, यस, ठीक है। नंबर 2, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था। तीनों कौन, 2 रे है, एक नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूव हम 12th में करेंगे, अभी नहीं प्रूव करेंगे, अभी से पता होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of reflection are equal।
provided if the reflection is in the same medium. एयर से आया, एयर में गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा सेम। पर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एयर है लेकिन यहाँ पे वाटर है, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा, रिमेंबर। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट नंबर बी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to is equal to is equal to is equal to angle of reflection if the reflection is in same medium, if and only if the reflection is in same medium. Okay, then टोटल मैंने बताया था रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन 4 लॉ। नंबर 1 हो गया, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। नंबर 2 हो गया, टू इंटरसेक्टिंग रेज डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। नंबर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, दे लाई इन द सेम प्लेन। उसका सेकंड पार्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोवाइडेड रिफ्लेक्शन इज इन सेम मीडियम। नंबर 4 है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन मतलब क्या? रिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट मीडियम चेंज करता है, इसको बोलते हो रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हुआ रिफ्लेक्शन में, लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हुआ। और जो सबसे पहला लॉ था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, कब तक? जब तक उसका मीडियम चेंज नहीं हुआ तब तक। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लाइट आया एयर से और वो गया ग्लास में या फिर वाटर में, ये है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नाउ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब इसका पाथ क्या हुआ? चेंज हुआ। गुड। तो यहाँ पे भी 3 रे है, एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और तीसरा है नॉर्मल। रे 2 है, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड, और एक लाइन है। तो जो वहां पे पहला रूल था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यहाँ पे बोलोगे द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग था और ये सरफेस क्या है? रिफ्रैक्टिंग, राइट lie in the same plane। वापस से वही स्टोरी सेम। अगर इंसिडेंट रे XY प्लेन में है, रिफ्रैक्टेड रे भी XY प्लेन में है और नॉर्मल भी XY प्लेन में है, तो नंबर 1, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑफ कोर्स ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वो लिखोगे नहीं लिखोगे चलेगा, lie in the same plane, lie in the same plane। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में I इक्वल टू क्या था? R, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर नॉट सेम, तो दे आर रिलेटेड बाय विच इक्वेशन? स्नेल्स लॉ। सुना है ये नाम, स्नेल्स लॉ? तो रिमेंबर, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका ध्यान दो। अगर ये इक्वेशन समझ में आया तो 70% क्वेश्चन रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन यू कैन सॉल्व। तो रिफ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से 70% सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक काम करना, जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो और उसको वैसा ही याद रखो। नंबर बी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं एक काम करता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलता हूँ θ1। क्लास यहाँ पे चालू है, बाहर नहीं।
तो ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बाहर नहीं। वेरी गुड। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? θ1। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? θ2। द एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2 आर रिलेटेड बाय स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन θ2 आर रिलेटेड बाय स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? आपने स्कूल में सीखा है वो, लेकिन नहीं नहीं। ओके, डू यू नो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना है? चलो, नहीं भी पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी समझ लो। पहले तो ये बताओ, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? 10 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड। What is the speed of light in water? What is the speed of light in, let us say, glass? What is speed of light in kerosene? What is speed of light in petrol? What is speed of light in some other material? तो ये हमको एक पैरामीटर बताता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ पैरामीटर। यहाँ पे ध्यान चाहिए, यहाँ मतलब यहाँ, डन, नोट्स में नहीं, कहीं नहीं, यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल पैरामीटर विच टेल्स यू कि जब लाइट मीडियम चेंज करेगा तो उसका स्पीड में क्या चेंज होगा, उसका नया स्पीड क्या होगा, उसको हम डिनोट करते हैं। देखो, नोटेशन भी अच्छे से समझ लो। किसी किसी बुक में उसको डिनोट करते हैं एन से, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि एन किसी और चीज के लिए भी यूज होता है, तो किसी बुक में उसको डिनोट करते हैं म्यू से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉर्मली डिनोटेड बाय एन और म्यू। ये जो मीडियम था, ये बाहर का मीडियम अलग था, मे बी इट इज एयर, और अंदर का मीडियम अलग है, मे बी इट इज ग्लास। तो रिमेंबर, ये जो बाहर का मीडियम है इसको मैं बोलूंगा μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज μ1। ये जो दूसरा मीडियम है इसको बोलूंगा मैं μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज μ2। और एकदम अच्छे से समझ लो, ओरिजिनली, इनिशियली रे जिस किसी मीडियम में होगा, कहाँ था इनिशियली? एयर में। तो जिस किसी मीडियम में होगा उसको बोलेंगे मीडियम नंबर 1, और वो जब नए मीडियम में जाएगा तो उस नए मीडियम को बोलेंगे मीडियम नंबर 2। ये बाय डिफॉल्ट याद रखो। उल्टा भी हो सकता है ना, रे नीचे से भी आ सकता है, आ सकता है। फिर ये मीडियम क्या है? मीडियम नंबर 1, और ये क्या है? मीडियम नंबर 2। ऐसा भी हो सकता है, इस ग्लास, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर मैंने एक ट्यूबलाइट रख दिया, छोटा सा बल्ब रख दिया, रख सकते हैं। फिर यहाँ पे लाइट ट्रेवल कर रहा है, लाइट स्टार्ट कहाँ से हुआ? ग्लास से। तो ग्लास को क्या बोलूंगा? मीडियम नंबर 1। नए मीडियम को क्या बोलूंगा? मीडियम नंबर 2। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और अगर ये ट्रिक्स पता है, क्योंकि इतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कौन सा मीडियम 1 कौन सा मीडियम 2 समझ में नहीं आता है। इसलिए बाय डिफॉल्ट मेक अ रूल, ओरिजिनली लाइट जिस मीडियम में होगा उसको मीडियम नंबर 1 बोल दोगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ट्यूबलाइट है और मेरे पास यहाँ पे एक बॉटल के अंदर वाटर है। लाइट निकला ट्यूबलाइट से और वो गया वाटर के अंदर, तो कौन सा मीडियम 1? एयर। कौन सा मीडियम 2? वाटर। करेक्ट, राइट। अगर मैंने इस बॉटल के अंदर एक बल्ब रख दिया, वहां से लाइट निकल रहा है, तो कौन सा मीडियम 1? कौन सा मीडियम 2? वेरी गुड। अगर ये समझा है तो स्नेल्स लॉ याद रहेगा। देन जो मीडियम 1 था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और मीडियम 2 का क्या है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। सिर्फ अभी के लिए इतना समझना जरूरी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is a physical parameter which tells you what is the speed of light in a given medium. That's it. तो refractive index क्या बताता है हमको? Speed of light in a given medium. Very good. तो स्नेल्स लॉ क्या करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कनेक्ट करता है, रिलेट करता है। इस डायग्राम में एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? θ1। और रिफ्रैक्शन कौन है? अगर मैंने एरोस को उल्टा कर दिया होता,
तो लाइट स्टार्ट कहाँ से हुआ, अंदर से, मतलब कहाँ से, ग्लास से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हो गया, और रिफ्रैक्शन कौन हो गया, वेरी गुड गुड। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग refractive index of medium 1 multiplied by sine of angle in medium 1, refractive index of medium 1 mu 1 into sine of angle in medium 1, that is theta 1, equal to refractive index of medium 2 into sine of angle in medium 2, right? 1 नहीं 2, 1 1 2 2, तीसरा मीडियम होगा तो 3 3, μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। मैंने अगर इसके नीचे और एक मीडियम रख दिया होता, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एयर, फिर वाटर, फिर ग्लास, हो सकता है, होता है, यही तो एग्जाम्पल था कि नहीं, एयर, फिर बॉटल मतलब प्लास्टिक, फिर वाटर, यही तो 3 मीडियम हो गए, राइट? अगर 3 मीडियम है तो ऐसा होगा, कैसा होगा, अब डिपेंड करता है। मीडियम नंबर 2 अगर रेयर है तो इस केस में लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर है तो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो तीसरा मीडियम है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना, μ3, और एंगल कितना, थीटा 3। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, μ3 sin थीटा 3, सिंपल। तो याद कैसे रखते हो, refractive index of medium 1 into sine of angle in medium 1, what is refractive index of medium 1 into sine of angle in medium 1 कितना है, equal to refractive index of medium 2 mu2 into sine of angle in medium 2 मतलब थीटा 2। तो वहां पे भी यही दो रूल्स थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी वही था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, यहाँ पे भी वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। वहां पे था रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ the reflection is in the same medium, बराबर। और यहाँ पे angle of incidence and angle of refraction are related by Snell's law, क्योंकि यहाँ पे लाइट ने मीडियम ही चेंज कर लिया, जब मीडियम चेंज हो तो एंगल सेम होता है क्या, नहीं होता, करेक्ट? या तो रे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा या फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो दोनों में रिलेशन क्या है, इट इज गिवन बाय स्नेल्स लॉ। तो ये टोटल 4 लॉ है जिसपे पूरा रे ऑप्टिक्स बेस्ड है, याद रहेंगे 4 लॉ। पहला क्या था, light travels in a straight line in a homogeneous and number 2, when two rays intersect they do not affect each other, number 3, laws of reflection, number 4, laws of refraction। यहाँ तक क्लियर। अब पूरे रे ऑप्टिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप बोलते हो साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जिसको ये नहीं समझा, जिन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, वो रे ऑप्टिक्स चैप्टर ही छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रूल्स हम लोग लिखेंगे वो पूरे के पूरे रे ऑप्टिक्स में फॉर्मूलाज जब बनाओगे, जब कैलकुलेशन करोगे तो वो यूज करना पड़ेगा। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। देखो अब ऐसा है, रे ऑप्टिक्स में हमको क्या सीखना था, मैंने इसलिए पहले वो बताया, इमेज फॉर्मेशन। एक ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनेगा, कौन बनाएगा, या तो मिरर बनाएगा या तो लेंस बनाएगा, यहाँ तक क्लियर। तो व्हाट इज द फंडामेंटल टास्क, व्हाट इज द बेसिक टास्क ऑफ रे ऑप्टिक्स, इमेज फॉर्मेशन, बराबर। इमेज कौन बना रहा है, या तो मिरर या तो लेंस। क्लोज इट, उसको बंद करो, गुड, ध्यान देना पे, राइट, क्लियर। और मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये भी बताया
कि मिरर से ऑब्जेक्ट का एक डिस्टेंस होता है। आप भी मिरर के सामने जब खड़े रहते हो तो आपका मिरर से एक डिस्टेंस है, फिर आपका इमेज बना। वो इमेज नॉर्मली जो घर पे आप देखते हो ना मिरर्स, वो इमेज अंदर बनता है, मिरर के इनसाइड बनता है। तो व्हाट यू नोटिस, आपको ऐसा दिखता है कि जितना आपका मिरर से डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस है मिरर से, बराबर, करेक्ट। रिमेम्बर, अब जब डिस्टेंस की बात होती है तो कहीं से तो मेजर करोगे ना, कहीं से तो मेजर करना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में आपने डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया? मिरर से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो द क्वेश्चन हियर इज, हमारे पास एक मिरर था, मिरर के सामने आप खड़े हो गए, आप मतलब ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना। मैंने पूछा डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया, तो आपने बोला मिरर से। सही जवाब, वेरी गुड, एक्सीलेंट, राइट, करेक्ट आंसर है। लेकिन ये केबीसी नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। तो सही जवाब का यहाँ पे कोई प्राइज मनी नहीं है। अब ये तो प्लेन मिरर था, करेक्ट। व्हाट इफ, इमेजिन, इमेजिन मैंने कर्व्ड मिरर लिया होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो मिरर लिया है वो ऐसा है, कॉनकेव मिरर है, राइट। इस शेप को क्या बोलते हो? कॉनकेव। और इस शेप को क्या बोलते हो? वेल एक्चुअली डिपेंड करता है कहाँ से देख रहे हो। यहां से देख रहे हो तो कॉन्वेक्स, बल्जिंग आउटसाइड इज कॉन्वेक्स। यहां से देख रहे हो तो कॉनकेव, राइट, बल्जिंग इनसाइड इज कॉनकेव। जब हमारे पास मिरर प्लेन है ही नहीं, तो अब ये क्वेश्चन आया कि फिर अब डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाए? कहाँ से मेजर किया डिस्टेंस? तो जो भी मिरर है, इसका जो भी सेंटर होगा उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल, राइट। तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। हर एक चीज का डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा? पोल से, करेक्ट। मिरर के केस में सेंटर को क्या बोलते हो? पोल। और लेंस के केस में, क्योंकि लेंस इज बेसिकली डबल कर्वेचर, लेंस का दो कर्वेचर होता है, डबल होता है वो, राइट। पता है ना लेंस का कर्वेचर डबल होता है? देखा है क्या लेंस? लेंस नहीं देखा होगा तो फिर देख लेना, बाद में दिखा दूंगा मैं, बट नाउ यू शुड नो इसका डबल कर्वेचर होता है। एंड लेंस में जो लेंस का सेंटर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक सेंटर, बराबर। अब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट आप कहीं तो रखोगे, या तो आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखोगे या फिर आप ऑब्जेक्ट को राइट में रखोगे। तो पहला रूल, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, रूल नंबर 1। ये रूल क्यों चाहिए? क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, इन सब में एक इक्वेशन बनाना है। तो टू स्टडी इमेज फॉर्मेशन, कौन से मिरर ने कैसा इमेज बनाया, कितने डिस्टेंस पे इमेज बनाया, इमेज इन्वर्टेड था क्या, इमेज रियल था क्या, इमेज सेम साइज का था क्या, इमेज डिमिनिश मतलब छोटा था क्या, मैग्नीफाई मतलब बड़ा था क्या, ये सारा का सारा कैलकुलेशन करने के लिए हमको कुछ रूल्स रखते हैं। उस रूल्स को क्या बोलते हो? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, the object is always kept to the left of the mirror। क्योंकि मैं राइट में भी रख सकता था, लेकिन कहाँ रखा? लेफ्ट में। मतलब रेस कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये पहला रूल है। हम जब भी रे ऑप्टिक्स में इमेज फॉर्मेशन स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? लेफ्ट में। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करना है तो कहाँ से करोगे? पोल या फिर ऑप्टिक सेंटर। रूल नंबर 2, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल और ऑप्टिक सेंटर, करेक्ट। अब ये है पोल, क्योंकि ये मिरर है। मिरर में सेंटर को बोलते हैं पोल और इसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। अब बेसिक इसके बाद के जो दो रूल है वो याद नहीं रखने, वो समझने हैं। रिमेम्बर, एक काम करो, अगर आप स्मार्ट हो
तो फिर आपका काम आसान होगा। ऐसा ही टाइम पास करना है तो फिर करते रहो, रटते रहो। एक काम करो, ये पोल है ऑप्टिक सेंटर, इसको बना दो ओरिजिन ऑफ सिस्टम, बराबर। मतलब 0 0 यही सेट कर दो। अब मुझे बताओ, 0 से लेफ्ट में नंबर नेगेटिव, so all the distances measured to the left of pole are taken to be negative, rule number 3 बन गया। and all the distances measured to the right of the pole positive, हो गया। ऑप्टिक सेंटर से ऊपर एंड नीचे all the distances measured above, अब ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? all the distances measured above principal axis are positive and below principal axis are negative। क्लियर यहाँ तक? पक्का? श्योर? तो 4 रूल्स है। तो रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा? पे। देखो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट टू द लेफ्ट। इसको कुछ बुक्स में ऐसा भी बोला है, द रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लॉजिकल है, जब ऑब्जेक्ट ही लेफ्ट में है तो रेस लेफ्ट से निकल के कहाँ जाएंगे? राइट में। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने हैं तो कहाँ से करेंगे? पोल या फिर ऑप्टिक सेंटर। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल और ऑप्टिक सेंटर। रूल नंबर 3, जो पोल था या ऑप्टिक सेंटर था उसको क्या बना दिया? ओरिजिन। तो जो भी डिस्टेंस में लेफ्ट में मेजर कर रहा हूँ वो हो जाएंगे, और राइट में all the distances measured to the left of the pole are taken to be negative and to the right of the pole are taken to be positive. All the distances measured above principal axis and below principal axis। तो ये 4 चीजें याद है तो पूरा रे ऑप्टिक्स इजीली सॉल्व होगा। तो याद रहेगा? पक्का? यस। अब वेट, टाइम बाकी है। वेट 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 नाउ, ये 4 लॉ, साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम वापस डिटेल में देखेंगे, बट यू शुड रिमेंबर, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। अब रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर बाय लेंस, और एक आएगा प्रिज्म थ्योरी। तो पूरे रे ऑप्टिक्स चैप्टर में 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमको सीखने हैं। एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, और तीसरा है प्रिज्म थ्योरी। रिफ्लेक्शन में वापस से 2 पार्ट आएंगे, एक आएगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, एक आएगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर। कर्व मिरर में वापस 2 पार्ट्स आएंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। राइट? यहाँ तक क्लियर? तो अब इसके आगे का देखते हैं हम लोग।